वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। अब हमने लास्ट वीडियो में हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है उसको और एलॉबरेट वे में देखा, और हमने ये भी देखा कि ड्यूरिंग द फ्रैक्चर हमको कम स्ट्रेस क्यों लगता है और क्यों हम हमेशा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेस, अपर यील्ड स्ट्रेस का सिलेक्शन करते हैं ऑलवेज डिज़ाइनिंग अ मशीन। तो ये हमें एक थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। इन सारे को ध्यान में रखते हुए भी हमारा मटेरियल कभी कभी हमारा जो सिलेक्शन है या जो हमने डिज़ाइन किया है वो हो जाता है फेल्यूर या फेल। फेल्यूर या फेल मतलब आई थिंक हिंदी में हम इसे सफल या विफल बोलेंगे। क्यों विफल हो जाता है? जनरली विफल होता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो फ्रैक्चर पॉइंट तक पहुंचकर टूट जाता है। तो ऐसा यदि होता है या इसमें कोई और सपोज कौन कौन से फेल्यूर्स होते हैं, इसकी स्टडी आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से करेंगे। तो बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फेल्यूर्स। कौन कौन से कारण हैं विफल होने के, किसी भी एलिमेंट के, किसी भी अवयव के विफल होने के कौन कौन से मुख्य कारण हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। कौन कौन से मुख्य कारण हैं अवयव के विफल होने के, उसकी विफलता के लिए। तो पहला है फेल्यूर ऑफ इलास्टिक डिफ्लेक्शन। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, और कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि राइट डाउन डिफरेंट ऑफ फेल्यूर्स को परिभाषित करिए। दूसरा है फेल्यूर ऑफ जनरल यील्डिंग, और तीसरा है फेल्यूर बाय फ्रैक्चर। इन तीनों पॉइंट्स को अभी हमने हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में बहुत अच्छे से समझा। हम अब काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं कि इलास्टिक डिफ्लेक्शन इलास्टिक डिफ्लेक्शन क्या होता है ये हम अच्छे से अब समझा सकते हैं डिज़ाइन स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से। जनरल यील्डिंग क्या होता है, एटलीस्ट हम यील्डिंग तो समझा ही सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं व्हाट इज़ यील्डिंग। वो हमारे जो पुराने वीडियो में जस्ट अभी हमने अपलोड किया जो व्हाट इज़ यील्डिंग, और लास्ट फ्रैक्चर। तो आपको हमेशा ये तीन टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है, इलास्टिक डिफ्लेक्शन, जनरल यील्डिंग और फ्रैक्चर। मुख्यतः तीन मुख्य कारण हैं या इस फेल्यूर होने के, जिसको कि हम समझने जा रहे हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहला है फेल्यूर ऑफ इलास्टिक डिफ्लेक्शन। फेल्यूर ऑफ इलास्टिक डिफ्लेक्शन क्यों होता है इसको पहले समझते हैं कि जब हमारा सपोज फॉर एग्जांपल एक शाफ्ट है और वो शाफ्ट हमने किसी बेरिंग में फिक्स करके रखा है। बेरिंग की लेंथ, शाफ्ट की लेंथ काफ़ी लंबी है, सपोज L, और ये जो बेरिंग है, सपोज ये बॉल बेरिंग है। जनरली हम बॉल बेरिंग को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सपोज ये बॉल बेरिंग है, तो हम इस बॉल बेरिंग के माध्यम से इसको यहाँ पर सपोर्ट किए हुए हैं। तो जब हम इलास्टिक डिफ्लेक्शन, फेल्यूर ऑफ इलास्टिक डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि जब हम इसका जो परमिसिबल डिफ्लेक्शन होगा वो मिनिमम यदि 0.001 से लेकर 0.003 टाइम्स ऑफ लेंथ इस L के
0.001 से 0.003 तक यदि इसका एलोंगेशन होता है, लंबाई में ये बढ़ जाता है ड्यू टू चलते चलते, तो ये परमिसिबल होगा और ये परमिसिबल डिफ्लेक्शन के अंतर्गत आएगा। लेकिन यदि इससे ज़्यादा बढ़ता है तो ये इलास्टिक डिफ्लेक्शन के अंतर्गत फेल्यूर आएगा। यानी कि आपको पता भी नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं कि यदि कोई लंबा शाफ्ट आपने किसी भी गियर या इसके माध्यम से इस तरीके से लगा कर रखा है और लगाने के दौरान यदि इसकी लंबाई L से डेल L बढ़ जाती है, डेल L प्लस L हो जाता है, तो ये क्या हो गया, इलास्टिक डिफ्लेक्शन हो गया। आप जानते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी जो मेटल के अंदर प्रॉपर्टीज़ रहती हैं उसके एक्सटेंड होने से जो ओरिजिनल लेंथ से यदि ये ज़रा सा भी लंबा हुआ, तो ये कितना लंबा, ज़रा सा भी यदि इसकी कोई यूनिट होगी तो हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करते हैं कि यदि ये लंबाई L से डेल L बढ़ी तो कितनी बढ़नी चाहिए, लेंथ का 0.001 से 0.003 तक सिर्फ इतनी ही लंबाई बढ़नी चाहिए। यानी कि डेल ए की जो संभावना है वो 0.001 L का, इससे ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। यदि इससे ज़्यादा बढ़ी तो दैट इज़ अ फेल्यूर होगा, किसका, ड्यू टू इलास्टिक डिफ्लेक्शन। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 देखने की कोशिश करते हैं कि फेल्यूर बाय जनरल यील्डिंग। ना व्हाट इज़ जनरल यील्डिंग? जनरल यील्डिंग आपने देखा है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में 2 पॉइंट्स होते हैं, अपर यील्डिंग पॉइंट, लोअर यील्डिंग पॉइंट। हम हमेशा अपर यील्डिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो यदि कोई डक्टाइल मटेरियल यील्ड पॉइंट से ऊपर चला जाता है, यानी कि यील्ड पॉइंट के बाद वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की स्टेट में चला जाता है, तो एट दैट टाइम जो फेल्यूर होता है उसको हम फेल्यूर ऑफ जनरल यील्डिंग कहते हैं। और मोस्टली ये फेल्यूर जो है ये यील्ड पॉइंट से जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हम आगे की ओर बढ़ते हैं और तो तब जो फेल्यूर होता है दैट इज वी कॉल एज फ्रैक्चर ऑफ यील्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज लास्ट और बहुत इजीली अंडरस्टैंड है, दैट इज फेल्यूर ऑफ फ्रैक्चर। तो फेल्यूर ऑफ फ्रैक्चर कब होगा? जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में फ्रैक्चर पॉइंट E या F की लास्ट वीडियो में जैसे हमने आपको समझाया, उस पॉइंट तक पहुंच जाता है और मटेरियल टूट जाता है, तो वी कॉल दिस एज अ फ्रैक्चर। तो दिस इज फेल्यूर बाय फ्रैक्चर। तो मोस्टली इन तीनों पर ही बेस्ड हमेशा मशीन एलिमेंट के डिज़ाइनिंग रहती है। तो मशीन डिज़ाइन एलिमेंट में जब भी हम किसी एलिमेंट को डिज़ाइन करेंगे तो ये 3 मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे कि फेल्यूर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उसमें फेल्यूर ऑफ इलास्टिक डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, फेल्यूर ऑफ जनरल यील्डिंग नहीं होना चाहिए, यील्ड पॉइंट से ज़्यादा उसका नहीं जाना चाहिए, और लास्ट फेल्यूर बाय फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। इसे एक दूसरे तरीके से भी समझते हैं, और ये ऐसा कभी होता नहीं है, बहुत कम। कभी भी जो मशीन एलिमेंट डिज़ाइन होते हैं तो आप बिल्कुल नहीं पाएंगे कि वो जब तक एक्सट्रीम कंडीशन में ना पहुंच जाए तब तक वो टूटे, एलोंगेशन या जनरल यील्डिंग में नहीं पाए। जब तक कि आप उसमें जो डिज़ाइन आपने, जो लोड आपने उसको दिया है उसको डिज़ाइन करने के लिए, उससे यदि आप एक्सेस रखेंगे तो ही आप वो टूटेगा या यील्ड पॉइंट से बढ़ेगा या आपका उसमें एलोंगेशन बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, हम हमारी मोटरसाइकिल के पीछे, सपोज ये हमारी मोटरसाइकिल है, इसमें हम बैठे हैं, ये हमारा हैंडल है, यहाँ हमारी सीट है एंड वी आर सिटिंग हियर। और इस मोटरसाइकिल में आपने देखा होगा यहाँ पर स्प्रिंग्स लगती हैं, खासकर पिछले और अगले पहिए में। अगले पहिए की स्प्रिंग्स तो हमको दिखती नहीं है, पिछले रियर व्हील की स्प्रिंग्स हमको ज़रूर दिखती हैं, जो कुछ इस तरीके की होती हैं देखने से। आपने कभी नहीं देखा होगा कि ये स्प्रिंग कभी भी टूट गई, बहुत कम, कभी चलते चलते टूट गई। आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा, बस दिस स्प्रिंग विल बी नेवर ब्रोक। व्हाई? बिकॉज ये इन तीनों पर आधारित है। इसका डिटेल हम 6th या 7th यूनिट में जब हम स्प्रिंग डिज़ाइन करेंगे
तो इसको बहुत देखेंगे। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। आपने ट्रक के नीचे जो लीफ स्प्रिंग रहती है उसको देखा होगा सभी ने, आप सभी ने। तो ये जो लीफ स्प्रिंग रहती है ये भी ऐसे कभी कभार जब तक वो ट्रक एकदम एक्सेस लोड ना हो तो ही टूटती है, अदरवाइज वो लीफ स्प्रिंग भी विथस्टैंड रहती है, कभी भी नहीं टूटती है, बिकॉज हमने उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ रहता है। 6th या 7th चैप्टर में अगेन हम इसको भी डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो ये मुख्यतः जो ये फेल्यूर्स होते हैं ये तब तक निर्धारित नहीं होते जब तक कि एक्सेस लोड उसके ऊपर ना आए, एरिया कम हो। एरिया कम होते ही हमारा जो नेक है वो नेक कमज़ोर पड़ जाए एंड फ्रैक्चर हैपन। तो ये प्लास्टिक, इलास्टिक, प्लास्टिक और फ्रैक्चर, ये तीन यदि आप यूनिट्स भी याद रखेंगे, सपोज आपको फेल्यूर ऑफ इलास्टिक डिफ्लेक्शन, फेल्यूर ऑफ जनरल यील्डिंग, फेल्यूर बाय फ्रैक्चर, यदि ये याद नहीं है तो आप ये भी याद रख सकते हैं, दैट इज इलास्टिक फॉर ये इलास्टिक, दूसरा प्लास्टिक और तीसरा फ्रैक्चर। इन तीन ही पॉइंट पर ये सारी चीज़ों का निर्धारण होता है और ये फेल्यूर्स हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि हम ऐसा कोई भी मशीन एलिमेंट डिज़ाइन ना करें कि जो इनको इस पर अप्लाई करते ही वो टूट के बिखर जाए। ये इस चैप्टर में यूनिट 1 में खासकर ये फेल्यूर जो चैप्टर है और इन 3 पॉइंट का डिस्क्रिप्शन है, ये हमेशा अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी प्रिपेयर विथ इट। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।